दोस्तों नमस्कार। एक तो देश का बजट है और उस बजट से समानांतर इस देश की एक दूसरी इकोनॉमी है। एक ऐसी इकोनॉमी जिस पर इस देश के बजट की नहीं चलती है, यानी इस देश के भीतर जो टैक्स पेयर का पैसा है उससे हटकर एक समानांतर अर्थव्यवस्था इस देश में मुनाफा कमाने और बनाने के लिए चलती चली जाती है। हर कोई सोचता होगा बजट से भी बड़ी इकोनॉमी इस देश में अगर पैरेलल इकोनॉमी है और वो ब्लैक मनी नहीं है और सरकार ब्लैक मनी पर नकेल कसती है, तो ऐसे में इस देश के भीतर में जब रोजगार बच नहीं पा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अभी भी काम धंधे मिलते नहीं है, जो कोर सेक्टर है वह भी मुनाफे में आता नहीं है, इस देश के भीतर में जो भी संसाधन सरकार के साथ जुड़े हैं उससे सरकार को लाभ होता नहीं है और सरकार अपने तौर पर कोई भी नौकरी अगर पैदा कर पाने की स्थिति में नहीं आ पा रही है, तो फिर इस देश की इकोनॉमी कॉरपोरेट और बिजनेस पर्संस और बिजनेस घरानों के आश्रय बढ़ती कैसे चली जाती है। यह सवाल हर जहन में होना चाहिए, क्योंकि इस देश के भीतर एक रकम तो बार बार आपने सुनी, 16 लाख करोड़ रुपए कॉरपोरेट के माफ कर दिए गए बीते 10 वर्षों में, और उसमें अगर प्राइवेट कॉमर्शियल बैंकों के आंकड़े भी जोड़ दीजिएगा और इस देश के कोऑपरेटिव बैंकों के भी आंकड़े जोड़ दीजिएगा तो ये 16 लाख करोड़ रुपए 25 लाख करोड़ रुपए में तब्दील हो जाएंगे। इस दौर में इस देश के तमाम मोनेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट को भी जोड़ दीजिएगा तो ये 25 लाख करोड़ रुपए एक झटके में आगे बढ़कर तकरीबन 30 लाख करोड़ पार कर जाएंगे। और इन्हीं परिस्थितियों में कई सवाल आपके सामने होंगे, क्या वाकई इस देश के भीतर में हर बरस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के जरिए कॉरपोरेट को 4 से 5 लाख करोड़ रुपए की माफी मिल जाती है? इस देश के भीतर में क्या सही में मुद्रा योजना के तहत 28 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम इस देश के युवाओं को बांटी गई है? यह सवाल भी आएगा कि इस देश में छिटपुट लोन जो लेते हैं वह भी ना लौटा पाने की स्थिति में क्यों आ गए। यहां तक कि क्रेडिट कार्ड रखने वाले जो लोग हैं उनका आंकड़ा रिजर्व बैंक के जरिए जब जारी होता है तो पता चलता है कि जो डिफॉल्टर हैं उन डिफॉल्टर्स के हिस्से में तकरीबन 1,80,000 करोड़ रुपया डूब गया बैंकों का, और दूसरी तरफ जो ड्यूज पड़ा है यानी जो नहीं लौटा पा रहे हैं वो तकरीबन 2,70,000 करोड़ का है। यानी इस देश के भीतर की एक ऐसी इकोनॉमी जो समानांतर चलती चली जाती है और उस इकोनॉमी का कोई और छोर होता नहीं है, और वो पैसा कहां से आता है, कैसे डूब जाता है और उसका लाभ किसे मिलता है, ये पूरी की पूरी इकोनॉमी इस देश के सिस्टम के उस नेक्सस को उभारती है जिस नेक्सस के बारे में बताने की हिम्मत इस देश का गोदी मीडिया करता नहीं। यानी जो मीडिया का काम है बताने का, निगरानी रखने का, सवालों को उठाने का और सवाल उठाकर उस हकीकत को रखने का कि देखिए यह स्थिति इस देश की इकोनॉमी की है, ठीक उसी तरीके से जैसे इस देश में असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए मजदूरों का कोई आंकड़ा 2015 के बाद सरकार ने रखा ही नहीं है। 2011 के बाद जब सेंसस सामने नहीं आया, यानी देश की जनसंख्या है कितनी, जब यह भी सामने नहीं आया, तो इस दौर में कॉरपोरेट की पूंजी किन रास्तों से बढ़ती चली जाती है, मैनिपुलेशन कैसे होता है, यह आपके सामने कैसे आएगा? क्योंकि जो काम मीडिया का है वो कर नहीं रहा है, और ऐसे में जो अलग अलग नियम कायदों के तहत संस्थानों को खड़ा किया गया, जिसमें हमने आईबीसी और एनसीएलटी का नाम लिया, इस देश के भीतर में कितनी कंपनियां हैं, तकरीबन 7.5 लाख कंपनियों की अर्जियां इनके पास पहुंची कि हम दिवालिया हो गए। उसमें बैंकों से लिया गया कर्ज लौटा पाने की स्थिति में नहीं है, और वो तादाद भी लाखों करोड़ों में है। बैंक का पैसा डूबते चला जा रहा है, सरकार माफ कर रही है, तो क्या सब कुछ रिजर्व बैंक के नोट छापने पर टिका है और उसको जनता के बीच ना लाकर के इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी, चंद कॉरपोरेट और चंद संस्थानों के हवाले कर दिया जाता है और इन बातों पर मीडिया खामोशी बरतती है? दरअसल आज ये पूरा सवाल इसलिए आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि पहली बार राहुल गांधी ने उस नेक्सस को उभारने की कोशिश की। हरियाणा पहुंचे चुनाव रैली में
लेकिन जिस नेक्सस को वो सामने रख रहे थे, उस नेक्सस ने कुछ ऐसे तथ्यों को सामने रख दिया जिसके बाद हमारी टीम भी लग गई कि दरअसल इसके पीछे की परिस्थितियों को लाना होगा। क्योंकि अभी तक यह सवाल होता था कि मैनिपुलेशन शेयर बाजार में, लेकिन उस मैनिपुलेशन के ठीक समानांतर इस देश की इकोनॉमी और उस इकोनॉमी में शामिल इस देश के कॉरपोरेट बिजनेस घराने, खुद सरकार और मीडिया, और इस मीडिया की प्रक्रिया के भीतर ही यह सवाल बड़ा हो गया, अगर डेमोक्रेसी के चारों स्तंभ इस देश के प्रधानमंत्री को बनाए और टिकाए रखने पर ही जाकर खड़े हो जाएंगे तो इस देश की हथेली में बचेगा क्या। और शायद इसीलिए पहली बार यह सवाल राहुल गांधी ने खुले तौर पर कहने से चूके नहीं कि दरअसल देश के प्रधानमंत्री के तौर पर अगर नरेंद्र मोदी हैं तो इस नेक्सस को आप समझ जाइए। यह एक ऐसा नेक्सस है जिसमें लूट जो कर रहा है उसी के हाथ में मीडिया है। मीडिया को जो मुनाफा है उस मुनाफे से सरकार को बचाने के उपाय है। सरकार जो बच रही है वह उस कॉरपोरेट और नेक्सस के आश्रय राहत पा रही है, और उस राहत के एवज में कॉरपोरेट और बिजनेस घरानों को राहत और रियायत दी जा रही है। इस पूरे चक्रव्यूह के भीतर घुसे कौन? और इसीलिए राहुल गांधी ने जो पहला सवाल उठाया कि इस देश के भीतर में मेरा चेहरा आप नहीं देख पाएंगे, मीडिया यानी मुख्य मीडिया यानी मेन स्ट्रीम मीडिया यानी गोदी मीडिया, उसके स्क्रीन पर मैं नजर नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरी अपनी इकोनॉमिक्स जो पैसे और रियायत देने की स्थिति में है वो किसान, मजदूर और हाशिए पर पड़े तबके की है। एक सवाल यहां जहन में आप जरूर रख लीजिए, क्या इस देश की ऐसी परिस्थिति आ गई जहां पर दो मॉडल अब आमने सामने खड़े हैं? एक तरफ कॉरपोरेट के साथ खड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इकोनॉमी, और दूसरी तरफ उस इकोनॉमी पर और उस नेक्सस पर हमला करते हुए राहुल गांधी, जो इस देश की इकोनॉमी में उतनी ही बड़ी राहत और रियायत अब इस देश में हाशिए पर पड़े पिछड़े तबके, दलित तबके, आदिवासी तबका, किसान तबका, मजदूर तबका, उनको देने की स्थिति में है। यानी इकोनॉमी का एक बिल्कुल नया रूप उस पिरामिड को उलट देगा जो कि इस देश की अर्थव्यवस्था को बाजार के आश्रय चलाना चाहता तो था, लेकिन इस देश के भीतर का सच तो यह है कि बाजार भी ढह गए और पूंजी के आश्रय पूंजी बनाने की पूरी प्रक्रिया इस देश में शुरू हो गई। तो आइए आज इन पन्नों को खोला जाए। सबसे पहले यह सोच लीजिए कि क्या वाकई इस देश में प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाने की स्थिति में कॉरपोरेट, बिजनेस हाउसेस और मीडिया है। चेन समझो, मोदी जी को बैठा रखा है, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। किसने बनाया? मीडिया ने बनाया। 24 घंटा उनका चेहरा दिखा के। मीडिया कौन चलाता है? अंबानी, अदानी जैसे लोग। अदानी और अंबानी जैसे लोगों ने मोदी को क्यों बैठाया? क्योंकि वो जानते हैं नरेंद्र मोदी अंबानी और अदानी का काम करेगा। आपने मेरा चेहरा मीडिया पे देखा कभी? मैं दिखता हूं क्या? ना, मैं नहीं दिख सकता, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन ये जाके बैठ गया उस दिन ये गरीबों का काम करेगा, ये सारा का सारा पैसा दूसरी तरफ कर देगा। इसीलिए तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, इसीलिए तो हजारों करोड़ रुपए मेरी छवि खराब करने में डाले इन्होंने, क्योंकि ये जानते हैं कि ये जिस दिन आ गया इस दिन ये सारा का सारा पैसा किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को, महिलाओं को देना शुरू कर देगा। लड़ाई है, लड़ाई है। जब बात मीडिया की उठी है तो एक बात और समझ लीजिए, इस दौर में सबसे ज्यादा विज्ञापन जो मीडिया में चलता है वो पॉलिटिकल पार्टीज का होता है। यानी कोई भी सत्ता जब सरकार में आती है और उसी हिसाब से अपने बजट, अपनी इकोनॉमी को देखती है तो उसमें प्रचार प्रसार के लिए उसमें बड़ा हिस्सा वो बजट का रख देती है। यानी राज्य दर राज्य और केंद्र दर केंद्र, केंद्र की स्थिति हो या फिर राज्यों की स्थिति हो, वहां पर बजट प्रचार प्रसार का बहुत बड़ा होता है। यहां तक कि बिहार जैसे गरीब राज्य में भी, जहां पर 50% से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई उसके मुताबिक जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है उसमें बिहार नंबर 1 पर है। वहां की सरकार भी प्रचार प्रसार के लिए
जो मीडिया को पैसा देती है वह भी लाखों करोड़ में सालाना वो देने की स्थिति में आ चुकी है। सवाल यह है कि यह पैसा कहां से आता है और इस प्रचार प्रसार की जरूरत किसी भी सरकार को क्यों पड़ जाती है जो राजनीतिक तौर पर सक्रिय है, क्योंकि उसकी कोई अपनी इंडस्ट्री तो है नहीं जहां से प्रोडक्शन होता हो और उसकी कमाई होती हो। उसकी कमाई तो उसी जनता के जरिए होगी जिसके ऊपर टैक्स लदा हुआ है और पूरी टैक्स की फेरिस्त है। हम उस टैक्स की फेरिस्त को भी आपको बताएंगे वो कितनी बड़ी तादाद में है। लेकिन उससे पहले एक सवाल यह है कि इस देश के भीतर जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, जो सबसे कीमती प्रोडक्ट हैं, उसमें आप कह सकते हैं सोना है, गहना है, हीरा है, या फिर जो भी आपके जहन में आता है, जो ऐसे प्रोडक्ट जिसकी कीमत इस देश के भीतर में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2% लोगों को खरीदने की हो, उसका भी प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार आप विज्ञापनों के जरिए टेलीविजन स्क्रीन पर देखेंगे तो उनके भी पैसे के जरिए और उनका भी नेक्सस उस कॉरपोरेट और सरकार के साथ कैसे चलता है, अब ये छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर अब ये बातें खुलकर उठने लगी है। और इसी प्रक्रिया के भीतर जब सवाल राजनीतिक तौर पर एक तरफ बेरोजगारी और महंगाई का रहा और दूसरी तरफ नोटबंदी और जीएसटी का रहा, एक तरफ गवर्नमेंट ने निर्णय लिया नोटबंदी और जीएसटी का और दूसरी तरफ प्रभाव पड़ा गरीबी और महंगाई का और बेरोजगारी का। इन दो परिस्थितियों के बीच जब आप खड़े होंगे तो आपके भीतर एक सवाल और आएगा, क्या वाकई इस देश में लोगों को सरकार पर निर्भर बनाने के लिए, यानी यह देश स्वावलंबी ना हो, इस देश के भीतर लोग अपने हिसाब से नौकरी करते हुए स्वतंत्र दिमाग ना रखें, क्या इस देश के भीतर ऐसी व्यवस्था सिस्टम के जरिए की गई जहां पर कॉरपोरेट के पास मुनाफा पहुंचते चला जाए और राजनीतिक तौर पर सत्ता की ताकत बढ़ती चली जाए? इसीलिए क्या वाकई नोटबंदी के जरिए पूरे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भारत में बर्बाद कर दिया गया? और इसका पहली मार जब जीएसटी के जरिए इस देश के व्यापारियों पर पड़ी तो दूसरी मार कोविड काल में अप्रवासी मजदूरों पर पड़ी। वो इतनी बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर जो थे वो परेशान होते चले गए और उनकी तादाद राज्य दर राज्य आंकी गई तो पता चला कि 12 करोड़ से ज्यादा प्रवासी मजदूरों के पास काम ही नहीं है। और यह भी जानकारी आई कि इस देश के भीतर में तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख छोटे व्यापारी जो हैं वो ध्वस्त हो गए इस जीएसटी के चक्कर में। और उसका सबसे बुरा असर तो गुजरात के सूरत में ही पड़ता हुआ दिखाई दिया, जहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ध्वस्त हो गई, जहां पर डायमंड इंडस्ट्री ध्वस्त हो गई, वहां काम करने वाले लोगों के पास काम नहीं बचा। तो क्या ये एक ऐसी परिस्थिति के जरिए भारत की पूरे के पूरे सिस्टम को उस नेक्सस से चलाया जा रहा था जिस नेक्सस की आवाज राहुल गांधी अब ये कहकर उठाते हैं कि जरा समझ लीजिए बड़े सिस्टमेटिक तरीके से इस देश में रोजगार को खत्म किया गया जानबूझकर। नरेंद्र मोदी जी ने, हरियाणा की सरकार ने सिस्टमैटिकली इस देश का जो रोजगार का सिस्टम है उसको खत्म किया है। वो जो युवा अमेरिका गए हैं, छोटे से घर में 20-25 एक कमरे में रह रहे हैं, एक वहां पे था जिसको एक्सीडेंट हो गया, चल नहीं पा रहा है, उसकी मां मुझे कहती है राहुल जी मैं तो बेटे से मिलना चाहती हूं। मैं कहना नहीं चाहता था, कैसे मिलोगी, वो 10 साल के लिए वापस नहीं आ सकता। तो बच्चे चिल्ला रहे हैं, माताएं चिल्ला रही हैं, पूरा परिवार चिल्ला रहा है। क्यों? क्योंकि हरियाणा में रोजगार नहीं। नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? काले कानून लाते हैं, जो है आपके पास, जो आप पूरे देश को देते हो, वो भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या वाकई बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इस देश के लोगों को सरकार ने अपनी नीतियों पर आश्रित कर दिया और यह कहा कि हम रहेंगे तो ही आपको राहत और रियायत मिलेगी? जबकि यह भी एक सच है कि इस देश के भीतर में रोजगार खत्म हो गए। पब्लिक सेक्टर के रोजगार जो चल रहे थे बीते 10 वर्षों में,
उसमें भारी कमी आ गई, यानी बड़ी तादाद में उसमें भी कटौती कर ली गई। यहां तक कि सबसे बड़ी कटौती बैंकों को लेकर हो गई, जहां लोग रोजगार के लिए बड़ी तादाद में अप्लाई करते थे। अब इस पूरी प्रक्रिया का एक दूसरा हिस्सा उस नेक्सस की तरफ जाता है जहां पर सीधी एंट्री कॉरपोरेट या बिजनेस संस्थानों की होती है। क्योंकि इस देश का बजट क्या है? लगभग 48 लाख करोड़ रुपए। उस 48 लाख करोड़ में से अगर ध्यान दीजिएगा तो लगभग 41-42 लाख करोड़ रुपया इस देश की जनता से ही वसूला जाता है। उसमें आप कह सकते हैं जीएसटी 10 लाख करोड़ से ज्यादा है, इनकम टैक्स 10 लाख करोड़ से ज्यादा है, कॉरपोरेशन टैक्स 10 लाख करोड़ से ज्यादा है, अलग अलग सेस या अलग अलग जो डिविडेंड, प्रॉफिट, एनर्जी सेस लगाया गया, कम्युनिकेशन सेस लगाया गया, जो भी लगाया गया वह भी 5 लाख करोड़ है। और इस पूरी प्रक्रिया में जो भी आप जोड़ते चले जाएंगे, वो कस्टम होगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ एक्साइज ड्यूटी हो, अलग अलग तरीके से जिस भी क्षेत्र में जोड़ेंगे, वो तमाम चीजें जब आपके सामने आएंगी तो लगभग 41 लाख करोड़ रुपया जनता से ही वसूला जाता है। तब यहां पर एक सवाल आता है कि इस देश के भीतर में उन कॉरपोरेट्स की भूमिका क्या है, जिनको सरकार राहत और रियायत के साथ हर चीज सौंप तो देती है ये कह के कि प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी कामकाज बड़ा ढीला होता है, वहां लोग काम करते नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में काम होता है। तो इस देश के टॉप मोस्ट 20 कॉरपोरेट्स के भीतर काम करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? क्या वो उन सभी को मिला दिया जाए तो वो रेलवे के कर्मचारियों से ज्यादा होगी? नहीं होगी। क्या उन सबको अगर मिला दिया जाए तो इस देश के भीतर में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो रेलवे भी हो, वो एयरपोर्ट भी हो, वो बंदरगाह भी हो, हालांकि वह भी अब प्राइवेट सेक्टर में दे दिया गया, और जितने भी पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए संस्थानों में काम करने वालों की तादाद है, उन सभी की तुलना में बड़ी तादाद में मुनाफा और पैसा बीते 10 बरस में इन कॉरपोरेट्स का बढ़ा। इन कॉरपोरेट्स ने बड़े सिलसिलेवार तरीके से पहले यह विज्ञापन देते थे मीडिया को कि हमारे प्रोडक्ट का विज्ञापन कीजिए। अब अगर मीडिया को ही उन्होंने ले लिया तो अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया विज्ञापन, यानी स्क्रीन पे रेंगता हुआ विज्ञापन जो अलग अलग कॉरपोरेट्स का होगा, चाहे वह जियो का आए, चाहे वो अडानी के नाम पर हो, किसी भी कंपनी का जो भी आप सोच रहे हैं, लेकिन अगर उसने किसी भी मीडिया कंपनी में स्टेक्स ले लिए हैं या पूरी कंपनी को खरीद लिया है तो वहां तो वो उसके अपने घर की बात होगी। तो इस देश के मीडिया की भागीदारी उन कॉरपोरेट्स की मुनाफे की हिस्सेदारी के साथ जुड़ेगी या फिर जनता से वो सरोकार दिखाएगा? ये सवाल बार बार इसलिए उठा है क्योंकि इस दौर में ये लगते रहा कि शायद मोदी सरकार के लिए पूरा मीडिया काम करता है। जी नहीं, मोदी सरकार के लिए मीडिया काम नहीं करता है, वो अपने मालिकों के हितों को साधने के लिए काम करता है, और मालिक जो हैं उनका नेक्सस सरकार के साथ है। इसी बात को राहुल गांधी ने सिस्टमेटिक तरीके से आज जब रैली में रखा, और इस बात को लेकर रखा कि इस देश के भीतर से जो युवा तबका है नौकरी की खोज में देश छोड़कर चला जाता है, उसका बच्चा रोता बिलखता रह जाता है। और इसको लेकर वो जब अमेरिका गए थे तो हरियाणा के चंद युवाओं से मुलाकात की, वो वीडियो भी अपना उन्होंने जारी किया, लेकिन आज उस शक्ल में 2 बातें निकल कर आई। इस देश के भीतर में वो बच्चे जो माँ बाप को, अपने पिता को खास तौर से विदेश जाते हुए देखते हैं और उनके ना लौट पाने 10-10 बरस तक बिना पिता के रहते हैं, और दूसरी तरफ उसी बच्चे की माँ जो सोचती है कि बेटा वहां पर है, किस तरीके से रह रहा होगा, उसके भीतर की जो कुलबुलाहट है, ये इमोशन हिंदुस्तान के सामाजिक परिस्थितियों के भीतर उस कॉरपोरेट के प्रॉफिट में समा गया, जो कि राजनीति को मदद करता है, और राजनीति पॉलिटिकल भाषण देते हुए इस बात को बतलाती है कि हमने अमेरिका में देखा था कितने शानदार तरीके से हरियाणा के लोग वहां पर रह रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही इसका जिक्र किया था कि मैं मिला एक हरियाणा से अमेरिका में भी। हमें लगता है वो सुनना चाहिए। और मैं हरियाणा के लोगों को एक बात तो जरूर बताऊंगा, कल जब मैं न्यूयॉर्क गया परसों, तो वहां स्वागत के लिए बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय समुदाय था, लेकिन सबसे बड़ी बात वो थी कि वहां पर
पूरा हरियाणा खड़ा कर दिया गया था। अमेरिका में पली बड़ी हमारी हरियाणा की बेटी और उसके साथ और 5-7 बहनें, हरियाणा के हमारे साथी, उन्होंने हरियाणा का जो अभी नृत्य आप यहां देख रहे थे ना, वैसा नृत्य न्यूयॉर्क में करके स्वागत कर रहे थे। यानी हरियाणा खड़ा कर दिया था उन्होंने। अब ये प्रधानमंत्री का नजरिया है, उन्होंने अपनी दृष्टि से उस चकाचौंध को देखा। राहुल गांधी ने उसी चकाचौंध के भीतर के उस अंधेरे को देखा और उन्हीं लोगों के बीच देखा जो हरियाणा के ही लोग अमेरिका में थे और फिर हरियाणा में आके उनके परिवारों से मुलाकात करके समझा। यहां पर 2 सवाल सबसे बड़े हैं। अगर इस देश के भीतर में कॉरपोरेट और सत्ता और मीडिया का नेक्सस इस देश के लोगों को रोजगार सिस्टमेटिक तरीके से नहीं दे पा रहा है कि वह पूरे तरीके से आश्रित हो जाए सरकार के द्वारा लाभार्थी योजना के तहत, तो फिर स्वावलंबन की स्थिति तो दूर है, अपनी सोच को भी खत्म करने की परिस्थिति में क्या इस देश को लाने की तैयारी है? दूसरा सवाल, अगर अलग अलग सेक्टर में कॉरपोरेट का नेटवर्थ बढ़ रहा है, उसका विस्तार हो रहा है, तो उन जगहों पर रोजगार होना चाहिए। लेकिन अगर नेटवर्थ भी बढ़ रहा है, उनका विस्तार भी हो रहा है और वो अपने नाम से उस प्रोडक्ट को बेच भी रहे हैं, तो फिर अगला सवाल यह होगा, क्या वाकई प्रोडक्ट बेचा और अपने नेटवर्थ को बढ़ाया तो जाता है, लेकिन वह प्रोडक्ट कहीं और बनता है? ये शायद पहली बार इस तरीके से राहुल गांधी ने बीते 48 घंटों में जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा तक में जिन बातों को रखा, उसमें मैसेज बहुत साफ है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इस देश की कंपनियों की भागीदारी है और उन कंपनियों की काम सिर्फ इतना बचता है कि जो प्रोडक्ट वो बेचें या बनाएं, उस पे मोहर यहां की कंपनियों का लग जाए। हमारी टीम ने इस पे काम किया कि चाइना से जो भी प्रोडक्ट भारत में आता है, यानी चाइना निर्यात करता है या भारत आयात करता है, और खास तौर से कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उसमें भारत की तकरीबन 116 कंपनियों का जुड़ाव है। राहुल गांधी तो एक कदम और आगे निकल के बता रहे हैं कि दरअसल डिफेंस के क्षेत्र में अगर अडानी पहुंचे हैं तो ऐसा नहीं है उन्होंने कोई इंडस्ट्री खोल ली है यहां पर जिससे वो ड्रोन बनाते हैं या हथियार बनाते हैं। वो हथियार और ड्रोन भी इजराइल बनाता है या दूसरा देश बनाता है, उसको उसके लाभ दे दिया जाता है और उसकी एवज में अपनी मोहर लगाकर मेक इन इंडिया का नारे को बड़ा किया जाता है। क्या ऐसी स्थिति इस देश के भीतर आ चुकी है? और इस नेक्सस का कच्चा चिट्ठा जब खोला जा रहा है तो इस देश का मीडिया खामोश क्यों है? यह सवाल जरूर आएगा, लेकिन उससे पहले क्या वाकई ऐसी स्थिति इस देश के भीतर है? जो हमारी टीम ने पता लगाया उसमें बहुत साफ तौर पर था कि इस तरीके से कोई इंडस्ट्री भारत के भीतर उन नए क्षेत्रों में अभी भी भारत के कॉरपोरेट्स ने नहीं खोली है, बावजूद इसके वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आ रहे हैं। तो ये बात साबित होती है कि दरअसल ये पूरी प्रक्रिया के भीतर जो बात कही जा रही है कि बाहर से माल बनेगा, उनको प्रोडक्शन कॉस्ट और कुछ प्रॉफिट दे दिया जाएगा, उस पर यहां की कंपनी मोहर लगा देगी और उसको फिर देसी प्रोडक्ट मानकर देश के भीतर और देश से बाहर भी बेचने की प्रक्रिया में वही कंपनी आ जाएगी और उसके जरिए नेटवर्क वो दिखाएगी। उस नेटवर्क के जरिए शेयर बाजार में उसका मैनिपुलेशन शुरू हो जाएगा, बैंकों के जरिए उसको लोन मिलने लगेगा और ये पूरा गुब्बारा धीरे धीरे एक फेक तरीके से बढ़ता चला जाएगा और लगेगा कि देश की इकोनॉमी चकाचौंध में समा गई और देश के भीतर प्रति व्यक्ति आय कम हो रही है, कॉरपोरेट का नेटवर्थ बढ़ रहा है। यह परिस्थिति के भीतर इसे सुनना चाहिए। व्यापारियों को, स्मॉल मीडियम साइज बिजनेसेस की हत्या करनी है, खत्म करना है। क्यों? क्योंकि 10-15 लोग चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचना चाहते हैं, बनाना नहीं चाहते। जो आप काम करते हो, जो छोटे बिजनेस वाले करते हैं, हाथ से बनाते हैं, वो नहीं करना चाहते। जो हिंदुस्तान में बनाता है उसको खत्म करना चाहते हैं और चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचना चाहते हैं। लिस्ट निकालिए कंपनियों की,
चाइनीज कंपनियों की लिस्ट निकालिए और देखिए उनका हिंदुस्तान में पार्टनर कौन है। चाइना के युवा को फायदा मिल रहा है, चाइना की सरकार को फायदा मिल रहा है, अरबपतियों को यहां फायदा मिल रहा है, नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग हो रही है। तो क्या ये देश की त्रासदी है? मौजूदा वक्त में मीडिया, कॉरपोरेट और सत्ता का नेक्सस जिस रूप में काम कर रहा है, उसमें इस देश के भीतर हर योजना कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को कोई राहत देती नहीं है, बल्कि उनके सामने जो मुश्किल हालात खड़ा करती है, उस मुश्किल हालात का लाभ उन संस्थानों को मिल जाता है जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने अग्निवीर का भी जिक्र किया और बहुत बारीकी से समझाया कि वन पेंशन वन रैंक क्यों लाया गया, उसके बाद पेंशन ना देना पड़े तो इसके लिए अग्निवीर लाया गया। वो पूरा पैसा डिफेंस का इस दौर में अगर बढ़ा है और किसी भी हालत में पेंशन का पैसा ना देना पड़े, ऐसी परिस्थिति बनाई गई है। और उसके साथ साथ निजी हाथों में जो बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं, जिसमें उन्होंने अडानीज की कंपनी का नाम लिया कि वह कैसे हथियार के क्षेत्र में आए हैं और वो हथियार कहां से बनाते हैं, ये पूरी प्रक्रिया बतलाती है कि दरअसल एक बिजनेस के तौर पर क्या मौजूदा सिस्टम चल रहा है। और उसमें सवाल को इसलिए नहीं उठाएगा क्योंकि मीडिया पर नकेल भी उसी कॉरपोरेट ने कस ली जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाया और बनाए रखा। तो सवाल सबसे बड़ा यही होगा कि देश की जनता के पास जानकारी क्या राहुल गांधी के भाषण या इस तरीके से किसी नेता के द्वारा कहे गए वक्तव्यों से ही आएगी? इसके अलावे कोई रास्ता नहीं बचता है। 3 सवाल, सबसे बड़े 3 सवाल। पहला सवाल सबसे बड़ा यही है, इस देश के भीतर में क्या मौजूदा सरकार एक ऐसे नेक्सस के तौर पर इस देश की अर्थनीति को बना रही है जो पूरे तरीके से मीडिया और कॉरपोरेट और बिजनेस संस्थानों को लाभ देने दिलाने की है, उनके अनुकूल की पूरी परिस्थितियां इस देश के लोगों को सरकार पर निर्भर बना रही है? क्या ऐसी स्थिति है? दूसरा सवाल, इस देश के भीतर के जो भी पॉलिटिकल मुद्दे बन रहे हैं वो पॉलिटिकल तौर पर इस देश में बनाए गए, यानी ऑर्गेनाइज तरीके से बेरोजगारी इस देश में बढ़ती चली जा रही है, ऑर्गेनाइज वे में इस देश में इन्फ्लेशन बढ़ा है, ऑर्गेनाइज वे में इस देश के भीतर कॉरपोरेट को टैक्स माफी होगी, ऑर्गेनाइज वे में इस देश के भीतर लोगों पर बोझ ज्यादा पड़ेगा और एक ऐसी परिस्थिति आएगी जिसमें जो झुकेंगे टूटेंगे वो परिस्थिति सरकार को उसका लाभ मिल जाएगा। क्या ऐसी स्थिति हो चुकी है? और तीसरा सवाल सबसे बड़ा, क्या वाकई इस देश के भीतर में डेमोक्रेटिक पिलर्स जिनका जो काम संविधान के तहत है वो काम भी अब सरकार के उस नेक्सस का हिस्सा तो नहीं बन गया? और अगर बन गया तो फिर अगला सवाल यही है कि राहुल गांधी जब कहते हैं कि मैं जब आऊंगा तो मैं बदल दूंगा, तो ये लड़ाई राहुल गांधी को नहीं लड़नी है। ये लड़ाई राजनीतिक तौर पर कितनी दूर तक लड़ी जा सकती है, यह भी सवाल है। तो क्या राहुल गांधी सिर्फ एक लाउड स्पीकर हैं जिसके जरिए वो अपनी बातों को रख रहे हैं कि शायद इस देश की जनता इस हकीकत को समझ जाए और चुनाव दर चुनाव परिवर्तन होता चला जाए? आप कह सकते हैं यही तरीका है, लेकिन इसके समानांतर की परिस्थिति बतलाती है कि संवैधानिक ताकत और पूंजी की ताकत, ये 2 ताकत जिस सत्ता के पास होगी, और अगर उसने रणनीतिक तौर पर बाकियों की ये दोनों परिस्थितियां छीन ली, वो चाहे सीबीआई, ईडी और आईटी के जरिए हो, चाहे नोटबंदी और जीएसटी के जरिए हो, जिसमें इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज के पास पैसा ही नहीं बचा। और कांग्रेस का अकाउंट जब फ्रीज किया गया तो यह सवाल था कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को भी कैसे पैसा देगी, मेहनताना वेतन कैसे देगी, ये सवाल खुद कांग्रेस ने उठाया था। यानी लड़ाई पहली बार राजनीतिक सत्ता के साथ खड़ी हुई संवैधानिक ताकत और उसके साथ कॉरपोरेट की पूंजी और उसके साथ डेमोक्रेसी के 3 पिलर और 4th पिलर के तौर पर मीडिया भी उसके साथ है। बची जनता। उसी जनता के बीच राहुल गांधी इन बातों को कह रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है, राहुल गांधी की कही गई इन बातों से सत्ता पलट जाएगी या जनता इन बातों को जिस दिन समझ जाएगी उस दिन परिस्थितियां बदल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।